दोस्तों, मैं तपोरंजन घोष। आज मैं आप लोगों से बात करने जा रहा हूँ कि रिटर्न का बादशाह कौन है। कौन सा ऐसा इंस्ट्रूमेंट है इन्वेस्टमेंट का जिसने सबसे ज्यादा मेरे रिटर्न को मल्टीप्लाई किया है, मैक्सिमम रिटर्न दिया है। ये किससे कैसे पता चलेगा? ये कंपेयर करने से ही पता चलेगा। तो और डेटा जो बोलता है उसको मानना ही पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं डेटा क्या बोल रहा है ना। तो सबसे मेरे कंपैरिजन के लिए जो प्रमुख इंस्ट्रूमेंट है, सबसे मेन इंस्ट्रूमेंट कौन-कौन सा है? रियल एस्टेट, गोल्ड, एफडी, इक्विटी, म्यूचुअल फंड। ये सबसे मेन पॉपुलर इंस्ट्रूमेंट है इन्वेस्टमेंट का। तो देखते हैं कौन से इंस्ट्रूमेंट ने सबसे ज़्यादा मेरे रिटर्न को मल्टीप्लायर किया है। तो इसके लिए मैंने एक कंपैरिजन करने के लिए एक ड्यूरेशन लिया है 96 टू 23 का, है ना? देखते हैं कि इस ड्यूरेशन में किसने भी सबसे ज़्यादा टाइम जो है मेरे इन्वेस्टमेंट को मल्टीप्लाई किया है ना? तो देखते हैं, एक कंपेयर करते हैं प्रॉपर्टी का। तो जो मुंबई का सबसे पॉश एरिया है, जो सबसे महँगा एरिया है, 96 में अगर आपको प्रॉपर्टी लेना होता है ना, तो आपको 17,000 पर स्क्वायर फीट के हिसाब से मिलता है। और आज के टाइम में जो है ना, 1,25,000 पर स्क्वायर फीट का प्रॉपर्टी का रेट है। यानी उस समय अगर मैंने लिया होता, तो मेरे इन्वेस्ट को कितना टाइम रिटर्न मिलता? 7.35 टाइम्स मेरा रिटर्न जो है मल्टीप्लायर होता, है ना? अब दूसरा इंस्ट्रूमेंट देखते हैं, गोल्ड। गोल्ड 96 में जो है ना 5,160 पर 10 ग्राम का रेट था, और आज के टाइम में 65,000 पर 10 ग्राम का रेट है। यानी कितना कितना टाइम इसने मेरे रिटर्न को मल्टीप्लाई किया? 12.6 टाइम्स। अब देखते हैं एफडी। एफडी ने कितना टाइम मेरा मल्टीप्लाई किया? 96 में जो है ना, एफडी का रेट ऑलमोस्ट 14% था, और आज के समय में जो है लगभग 7% है। तो ये काफी रिड्यूस हुआ है। लगभग 5 साल तक तो रेट यही रहा, उसके बाद से जो है ना काफ़ी रिड्यूस हो गया। यानी 10% या 7% के आसपास हुआ। तो उस समय अगर मैंने किया होता इन्वेस्टमेंट 96 में, तो भी मेरा 10 टाइम्स तो मल्टीप्लायर हुआ होता, है ना? अब देखते हैं इक्विटी, यानी सेंसेक्स ने कितना रिटर्न दिया है। 96 में जो है ना, सेंसेक्स जो है ना 4,000 था। आज के समय में कितना है? 72,000। यानी कितना टाइम्स मल्टीप्लायर हुआ? 18 टाइम्स। उस समय अगर मैंने सेंसस फंड में ही डाला होता, तो वो जितना डाला होता, मेरा इन्वेस्टमेंट 18 टाइम्स मल्टीप्लायर हो गया होता। अब देखते हैं निफ्टी। निफ्टी को इसके लिए मैंने लिया है, 96 में ये लॉन्च हुआ था, तो 96 से ही कंपेयर करते हैं। 96 में जो है ना, निफ्टी का वैल्यू था 1000, और आज के टाइम में 21,700। यानी मेरा अगर उसमें मैंने इंडेक्स फंड में डाला होता, तो मेरा कितना मल्टीप्लायर होता? 21.7 टाइम्स मल्टीप्लायर होता। अब देखते हैं, एक इंस्ट्रूमेंट है म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड में अगर मैं, एक फंड है एचडीएफसी फ्लेक्सिकेयर, वो 1995 में जो है ना, जो लॉन्च हुआ था, उस समय उसका फेस वैल्यू था 10 रुपीज। आज के समय में 1500 है। यानी कितना टाइम्स मल्टीप्लायर हुआ? 150 टाइम्स। यानी लगभग 9 ईयर्स में 150 टाइम्स मल्टीप्लायर हुआ। यहाँ पर देखिए 7.35 टाइम्स हुआ इस ड्यूरेशन में, यहाँ पर 12.6 है, यहाँ पर 10 टाइम्स, यहाँ पर 18 टाइम्स, यहाँ पर 21.7 टाइम्स। लेकिन इसने मेरा कितना मल्टीप्लाई किया? 150 टाइम्स। अब कहेंगे कि आपने तो एक चुनिंदा इसके इसके लिए सेलेक्ट किया है जो उसने सबसे ज़्यादा रिटर्न दिया है। तो मैं और भी कैटेगरी का जो है ना फंड, उससे भी कंपेयर करता हूँ। कितना मेरा दूसरे सब ने भी कितना दिया है। तो देखिए, फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में लेता हूँ, जिस कैटेगरी का वो फंड है, उसमें आदित्य बिरला ने जो है ना, उसका जो है ना 25 ईयर्स में मेरा 143 टाइम्स मल्टीप्लाई किया है। एचडीएफसी ने तो 150 किया है। हेल्थ का ही देखते हैं, 29 ईयर्स में 132 टाइम्स मल्टीप्लाई किया है। लार्ज कैप का देखते हैं, एचडीएफसी का 27 ईयर्स में 98 टाइम्स मल्टीप्लाई किया है। टाटा का देखते हैं, 25 ईयर्स में 42 टाइम्स किया है। कोटक का 25 ईयर्स में 47 टाइम्स मल्टीप्लाई किया है।
अब देखते हैं लार्ज और मिड कैटेगरी में देखते हैं, निकोल का 28 ईयर्स में 113 टाइम्स जो है मल्टीप्लाई किया है। डीएसपी ने 23 ईयर्स में 48 टाइम्स किया है। एसबीआई का 18 ईयर्स में 49 टाइम्स मल्टीप्लाई किया है। स्मॉल कैप का एसबीआई का 14 ईयर्स में 14 टाइम्स, निपन का 13 ईयर्स में 13 टाइम्स मल्टीप्लाई किया है। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये डेटा बोल रहा है। इतना टाइम एक्चुअली मल्टीप्लायर हुआ है। अब बोलेंगे आप तो वो क्या इक्विटी में जब इतना रिटर्न देते म्यूचुअल फंड दे रहा था, इक्विटी क्यों नहीं दे रहा? एक्चुअल में म्यूचुअल फंड में जो इन्वेस्टमेंट होता है वो इक्विटी में ही इन्वेस्टमेंट करते हैं, है ना? तो बोलेंगे कि आप इक्विटी ने नहीं दिया, आपका फंड कैसे दिया? होता है कि सिर्फ मैनेज करने का इन्वेस्टमेंट, म्यूचुअल फंड में जो इन्वेस्टमेंट करते हैं वो भी मेरा इन्वेस्टमेंट इक्विटी में ही होता है, लेकिन होता है कि मैनेजमेंट करने का फर्क होता है। इसमें क्या होता है, ये ऑन एवरेज निकाला गया है। इसमें कोई शेयर माइनस में भी गया है, कोई एतबार पे भी है, किसी ने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिटर्न भी दिया है ना? तो इसका एवरेज रिटर्न ये भी मिला है। लेकिन इसमें जो हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो होता क्या है, मेरा फंड मैनेज कौन करता है? फंड मैनेजर। फंड मैनेजर मेरे चुनिंदा जो है इस स्क्रिप्ट में ही इन्वेस्टमेंट करता है। वो खुद जो पॉजिटिव हो, जिसको वो लगता है, उसका पूरा रिसर्च टीम होता है, पूरा रिसर्च करने के बाद जिससे मुझको पॉजिटिव मैक्सिमम रिटर्न कौन दे सकता है उसमें ही इन्वेस्टमेंट किया है, माइनस में आने वाले में इन्वेस्टमेंट नहीं किया है। तो इसके चलते जो है मेरा रिटर्न मैक्सिमाइज होता है ना? तो ये फंड इन्वेस्टमेंट तो शेयर में ही होता है, लेकिन एक्सपर्ट के द्वारा होता है, जो इस सेक्टर का मास्टर होता है। फंड मैनेजर हाईली क्वालिफाइड लोग होते हैं, उनके पास पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर होता है रिसर्च करने का। रिसर्च करने के बाद ही कौन कौन सा शेयर मैक्सिमम रिटर्न देने का किसमें कैपेबिलिटी है, वो ऐसे में ही इन्वेस्टमेंट करते हैं। इसके चलते ही मेरा रिटर्न मैक्सिमाइज होता है। अब देखते हैं इसका फ्यूचर क्या है, कौन सा इन्वेस्टमेंट का। इसने तो देख लिया कितना, अगर मैं जानता हूँ इसके पहले से ही अगर थोड़ा सा पीछे जाते हैं ना, पीछे भी कितना रिटर्न दिया है। अगर मान लीजिए मैं 1980 से कंपेयर करता हूँ रियल एस्टेट का, उस समय जानता है यही ये रेट जो है ना 700 था। यानी उस समय अगर मैं इन्वेस्टमेंट किया होता है 96 में जो है ना 16 ईयर्स में ही मेरा 24 टाइम्स मल्टीप्लायर हो जाता है। लेकिन अभी जो है 27 ईयर्स में मेरा 7.35 टाइम्स हुआ है। लेकिन यहाँ पर 16 ईयर्स में मेरा 24 टाइम्स मल्टीप्लायर हुआ है। ये टाइम का ही फर्क होता है ना? उसमें जैसे सेंसेक्स ही था 100 था 1980 में, उसी साल देखिए 40 टाइम्स मेरा अगर 96 तक ही कंपेयर करें ना, तो 16 ईयर्स में मेरा 40 टाइम्स हुआ, मल्टीप्लायर हुआ। लेकिन यहाँ 27 ईयर्स में मेरा 18 टाइम्स ही हुआ। तो टाइम फैक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अब देखते हैं कि आगे किसका फ्यूचर, आगे और बढ़ने का किसका स्कोप है। एफडी में जो अभी जो रिटर्न मिल रहा है ना, इन फ्यूचर ये और काफी रिड्यूस होने वाला है। मुझको तो लगता है कमी 5-7 साल में जो है ना, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट 4 to 5% रेट आ जाएगा। अब जानते हैं इसमें आपका जो है ना मल्टीप्लाई होने के लिए टाइम जो है ना ड्यूरेशन और काफी बढ़ जाएगा। जैसे सपोज मैं एक कैलकुलेशन के लिए आपको फॉर्मूला बताता हूँ कि अगर इसका कितने साल में मेरा इन्वेस्टमेंट डबल होगा, ये जानने के लिए सपोज ये इसका फॉर्मूला है 72 डिवाइड बाय जितना भी रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा ना, उससे आप डिवाइड कर देंगे। सपोज मेरा 4% इंटरेस्ट हो गया, तो मेरा इन्वेस्टमेंट कितने साल में डबल होगा? 18 ईयर्स। अगर 5% है, ये 5% है तो 14 ईयर्स में। ये तो इन फ्यूचर ये रेट से ज़्यादा रेट रहने वाला नहीं है, क्योंकि देखिए जितने भी डेवलप कंट्री है ना, सबका आप कंपेयर कर लीजिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट काफ़ी कम है और करना ही पड़ेगा। और इंडिया ने डेवलप कंट्रीज, ये डेवलपिंग कंट्री से डेवलप कंट्री बनने वाला ही है, और रिटर्न को रिड्यूस करना ही होगा। इसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, क्योंकि जानते इसका क्या होता है, किसी कोई भी कंट्री डेवलप करता है ना, उसका इंडस्ट्री डेवलप जब तक नहीं होता है तब तक नहीं हो सकता। और इंडस्ट्री डेवलप करने के लिए कॉस्टिंग फैक्टर जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब ग्लोबलाइजेशन हो गया, कहीं महंगा हम बेचेंगे, कोई सस्ता बेचेगा तो मेरा कोई लेने वाला नहीं है। देखिए कैसे इम्पैक्ट पड़ता है। सपोज मान लीजिए ए है और बी है,
2 बिजनेसमैन, इसने भी एक कोई प्रोडक्ट तैयार किया, इसका कॉस्टिंग आया 10 रुपये 100 रुपीज़, इसका भी आया 100 रुपीज़। अब मान लीजिए इसने जो लोन कहीं से लिया है, कोई भी ब्राउन इंडस्ट्री सर्विस होता है ना, तो फंडिंग नहीं किया जाता है, फाइनेंसिंग करवाते हैं, तो वहाँ पर इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। इंटरेस्ट जब पे करते हैं तो वो कॉस्टिंग में ही ऐड करते हैं। कॉस्टिंग में मान लीजिए इस भैया ने जो है ना कहीं से लोन लिया, तो इसको 10% पर लोन मिला, है ना? इसने लिया 4% पे लिया। तो अब इसको लायबिलिटी आया इसका 4 रुपीज़ का, इसको कितने आया 10 रुपीज़ का। अब देखिए इसका कॉस्टिंग कितना हो गया 110, इसका कॉस्टिंग कितना हो गया 104। अब मान लीजिए ये जो है ना कहीं भी अपने प्रोडक्ट को एक 108 में भी बेच सकता है, लेकिन ये नहीं बेच सकता है। अगर ये 108 में बेचेगा तो 2 रुपीज़ का लॉस होगा, है ना? इसको भी हम 4 रुपीज़ का प्रॉफिट के लिए कितने में बेचना पड़ेगा 114 में। अब कोई 114 में क्यों लेगा भाई? जब मेरा कोई प्रोडक्ट 108 में मिल रहा है तो 114 में क्यों लेगा? सेम क्वालिटी नहीं लेगा। ग्लोबल मार्केट में कम्पीट करने के लिए उसको रेट ऑफ ये जब तक हम कॉस्टिंग को लो नहीं करेंगे, और कॉस्टिंग को लो करने के लिए उसको रेट कम रेट पर लोन मिलना चाहिए। अरे देखते पहले देखिए हाउसिंग लोन में आज से 1996 या उससे पहले कर ले लीजिए, कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट था? 16%, 18% पर होम लोन मिलता था, तो कितने लोग घर लेते थे? बैंक वाले को ढूंढना पड़ता था कि कोई लोन लेने वाला मिले। जब 7-8% हो गया तो देखिए बढ़ गया लेने वाले का। और गवर्नमेंट का भी है कि हम सबसे ज़्यादा लोग सभी सबों के पास घर हो, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाएगा तो सब लोग ले पाएंगे क्या? नहीं दे। रेट ऑफ इंटरेस्ट रिड्यूस होने वाला नहीं है। तो देखा आपने कितने सबसे ज़्यादा रिटर्न किसने बनाया? म्यूचुअल फंड ने मेरे इन्वेस्टमेंट को सबसे ज़्यादा मल्टीप्लाई किया है। तो किया है तो बादशाह किसको मानने जा रहे हैं? किसको मानेंगे? मानना ही पड़ेगा। म्यूचुअल फंड बेताज बादशाह बोल सकते हैं। तो ये है, जब बादशाह है तो अपने को इन्वेस्टमेंट भी बादशाह के साथ ही चल के करना चाहिए। तो म्यूचुअल फंड मेरा सवाल रहेगा, म्यूचुअल फंड लॉन्ग टर्म के लिए बेस्ट ऑप्शन है। काफी रैपिडली ये ग्रो हो रहा है, तो मेरा सजेशन रहेगा कि इसमें जरूर कीजिए। अगर आप मेरे साथ एसोसिएट होना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, उसमें क्लिक करके आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं, जो टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। ना उसका अकाउंट ओपनिंग चार्जेस है, ना मेंटेनेंस चार्जेस है। बस अकाउंट ओपन कीजिए, मैं एज ए कोच मिल जाऊंगा। नीचे में मोबाइल नंबर भी दिया हुआ है, उस पर मैसेज भी कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं, मेल पे भी मैसेज कर सकते हैं, और मेरे साथ एसोसिएट हो सकते हैं। एसोसिएट होइए, हम लोग मिलकर सफर शुरू करते हैं। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।